दोस्तों, भारत ने अपने 75 साल के इतिहास में लगभग सभी तरह की छोटी बड़ी परेशानियों के हल खोजने के प्रयास किए हैं। लेकिन एक परेशानी जो हमें आज भी सता रही है वो है टेररिज्म। हम लोग ये तो जानते हैं कि टेररिज्म रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड रहता है, लेकिन शायद ही हम समझते हो कि टेररिज्म के लिए आइडियोलॉजी से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो हथियार खरीदने के लिए हो या टेररिस्ट को सैलरी देने के लिए। लेकिन आखिर ये पैसा आता कहाँ से है? कौन इन आतंकवादियों को फंडिंग करता है और क्यों? आज इसी का जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इस वक्त दुनिया में कई तरह के टेरर आउटफिट्स हैं और सभी का फंड इकट्ठा करने का तरीका एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईएसआईएस अपना पैसा कहां से लाता है। साल 2014 में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने इराक और सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ था, जिस वजह से इन देशों की ऑयल फील्ड्स इनके कंट्रोल में आ गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में आईएसआईएस 25,000 से 40,000 बैरल कच्चा तेल एक दिन में निकाल रहा था, जिसे फिर दुनिया भर में ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। इस तेल को खरीदने वालों में बड़ी बड़ी कंपनी और नॉर्थ कोरिया जैसे कुछ देशों की सरकारें भी शामिल थीं, और हर दिन इससे करीब इन आतंकवादियों को 10 से 12 लाख डॉलर्स या कहें तो 60 से 8 करोड़ रुपए की कमाई हो रही थी। आईएसआईएस की तेल से होने वाली मंथली इनकम 300 करोड़ तक बताई जाती है। इस पैसे का इस्तेमाल करके आईएसआईएस ने 2015 में 30,000 से ज़्यादा फाइटर्स रिक्रूट किए। इस पैसे की पावर को आप इस बात से समझिए कि ये फाइटर्स 85 अलग अलग देशों से थे, जिनमें से ज़्यादातर फाइटर्स ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, बेल्जियम और स्वीडन जैसी डेवलप वेस्टर्न कंट्रीज से आते थे। आईएसआईएस अपने लड़ाकों को हर महीने करीब 30 से 90 हजार रुपए तक देता है। इसके अलावा इनकी वाइफ्स के लिए भी आईएसआईएस उन्हें 4,000 रुपए का स्टाइपेंड देता था। बच्चों के लिए भी इन्हें अलग से पैसे मिलते थे, जिस वजह से फाइटर्स एक से ज्यादा शादियां और कई सारे बच्चे करते थे ताकि उनकी कमाई बढ़ सके। कच्चे तेल के अलावा आईएसआईएस की फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा किडनैपिंग, फिरौती, एक्सटॉर्शन और बैंक्स को लूटने से भी आता था। आईएसआईएस अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन दुनिया भर में और भी कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें से कई तो डायरेक्टली किसी न किसी देश की सरकार से फंडिंग लेती है। इसके अलावा अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर देश किसी न किसी डिक्टेटरशिप के अंडर में है। यहाँ पर भी कई टेररिस्ट ग्रुप हैं जो अपने देश के लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करवाते हैं और उन्हें खदानों में काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उनकी मोटी कमाई होती है। अगर नाइजीरिया के बोको हराम की बात करें तो किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के अलावा बोको हराम चाइल्ड लेबर की मदद से डायमंड और गोल्ड माइन से हो रहे प्रॉफिट से अपने संगठन को चलाने का काम करता है। सोमालिया में सोमाली पायरेट्स समुद्र के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं, जहां आने वाली शिप्स को अक्सर लूटा जाता है। टेररिज्म की बात हो और पाकिस्तान का जिक्र ना आए, ये कैसे हो सकता है? इस वक्त पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा टेररिस्ट मौजूद हैं, जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और हरकत-उल-अंसार जैसे सैकड़ों छोटे बड़े टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनमें से कुछ ग्रुप का इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी भारत के खिलाफ चलने वाली प्रॉक्सी वॉर में करती है, और क्योंकि पाकिस्तान और आईएसआई के पास काफी बड़ा बजट रहता है, इसलिए संगठन भी भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए मोटा पैसा पाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हाफिज सईद के जमात-उद-दवा जैसे संगठन भी हैं, जिनकी फलाह इंसानियत फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ विंग है। ये संगठन बाढ़ और बाकी क्राइसिस में फंसे लोगों की मदद करने का भी दावा करती है, और इसके लिए इन्हें दुनिया भर से एड के रूप में फंड मिलता है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता होगा। जमात-उद-दावा एक पॉलिटिकल विंग भी है, जिसे मिल्ली मुस्लिम लीग कहा जाता है। ये पार्टी पाकिस्तान में इलेक्शन भी लड़ती है, और ये बात भी हमसे छुपी हुई नहीं है कि एक बार अगर आप चुनाव जीत कर आ गए तो पैसा आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रहता। इस पैसे का इस्तेमाल भी ये संगठन जमात-उद-दावा के असली मकसद को पूरा करने में ही करता है। हाफिज सईद के अलावा अगर हम पुलवामा और 2001 में संसद पर हुए हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद को देखें तो जैश भी पाकिस्तान में कई तरह से पैसा इकट्ठा करता है। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान में कई सारे मदरसों से जुड़ा हुआ है, जहां पर दिया जाने वाला दान इनके काम आता है। जैश-ए-मोहम्मद अपने लॉयल सपोर्टर से भी चंदे के रूप में काफी पैसा जमा कर लेता है। इसके अलावा पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो भारत में ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग करके भी अपने संगठनों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं।
इन्हीं सब कारणों की वजह से फाइनेंशियल टास्क फोर्स, जो दुनिया भर में इस तरह के मसलों को देखती है, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे कैटेगरी में डाला हुआ है। पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, जहां हमेशा से तालिबान का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। सत्ता में आने से पहले भी तालिबान अफीम की स्मगलिंग से पैसे कमा रहा था, लेकिन सत्ता आने के बाद में तो जैसे तालिबान के हाथ में सोने की खदान लग गई है। अब तालिबान के पास सभी अफगानी सिटीजन्स का टैक्स का पैसा जाता है और वो देश के सभी फाइनेंशियल एसेट्स को भी कंट्रोल करते हैं। तालिबान ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए चीन के साथ भी बहुत सी डील्स की हैं और हाल ही में उन्होंने चीन को कई सारी तांबे और बाकी मेटल्स की खदानों में खुदाई करने के लिए भी परमिशन दे दी है। अगर दुनिया भर में जो सैंक्शंस अफगानिस्तान पर लगाए गए हैं वो अगर ऐसे ही चलते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब तालिबान अफगानिस्तान की जमीन ही चीन को धीरे धीरे बेचना शुरू कर देगा। हवाला का धंधा भी दुनिया भर के टेररिस्ट के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि बिजनेस कैसे चलता है, तो हवाला कारोबार में ज़्यादातर ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। यहाँ पर सिंपली ब्लैक मनी को एक देश से दूसरे देश तक भेजा जाता है। ऐसा करने के लिए लोग एक हवाला कारोबारी को पैसा देते हैं और उसे बता देते हैं कि ये पैसा किस देश में किसे भेजना है। फिर ये हवाला कारोबारी उस देश में रह रहे अपने साथियों को ये पैसा उस शख्स के किसी जानकार को देने के लिए कहता है और इस काम को करने के लिए उन्हें उस पैसे में से एक कट मिलता है, जो कि 10 से 20% तक होता है। तो ये है टेरर फंडिंग के कुछ मेन मॉडल्स। इस पूरे जाल में सरकार से लेकर छोटे मोटे कारोबारी तक शामिल हैं और क्योंकि इसमें बहुत भारी मात्रा में पैसा इन्वॉल्व है, इसीलिए अथॉरिटीज से बचने के लिए उन्हें भी रिश्वती तौर पर इसमें से एक कट मिल जाता है और ये काम चलता रहता है। यही वजह है कि हमें इन सब बातों के पता होने के बावजूद भी हम कड़े एक्शंस लेकर इन्हें बंद नहीं कर पा रहे हैं। अगर यूएन और फाइनेंशियल टास्क फोर्स सख्त हो जाए और इस तरह की फंडिंग को लेकर नॉन टॉलरेंस की नीति अपना ले तो इस पूरे सिस्टम को साफ करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है कि भारत में भी आतंकवादियों के लिए फंडिंग जुटाई जाती है क्या? अगर हाँ तो कैसे? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।